दिखने में तो ये पतली दुबली सी किताब है और पढ़ने में बेहद आसान है, लेकिन जब भी हम इसके यूपीएससी पर्सपेक्टिव को पढ़ते हैं तो हमें थोड़ी डिफरेंट इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। यूनिट 2 है, चैप्टर 2 है और यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आज द वर्ल्ड पॉपुलेशन की। और साथ ही बार हम लोगों ने टॉप भी कर लिया है भाई, वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन दिस वर्ल्ड। घर पर कोई आता है कि हाँ भाई आपके घर में कितने लोग हैं, आपने गिनाया कि सर मेरे घर में मैं हूं, मेरी छोटी बहन है और ये मम्मी और ये पापा और ये मेरा टॉमी। टॉमी को थोड़ी ना काउंट करते भाई उसमें। तुम्हें पता ही नहीं है जब कि तुम्हारे एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, कहां पर रह रहे हैं, तो तुम उसके हिसाब से एजुकेशन क्या दोगे। अब तुमने बोला कि सर पिछले बार अभी गिनवाया था इतने इतने लोग थे, भैया नया साल है फिर से गिनाना पड़ेगा। एक साल में मान लेते हैं कि 10 लाख लोग ऐड होते थे, तो अब की बार एक साल में 9 लाख लोग ही ऐड हो रहे हैं, लेकिन ऐड तो हो रहे हैं ना, तो ग्रोथ रेट तो है, ग्रोथ रेट कम हो गई है बस। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, आप सभी का स्वागत है हमारे इस शानदार से नए सीरीज में, जहां पर हम लोग अपने फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली किताब को खत्म कर रहे हैं। दिखने में तो ये पतली दुबली सी किताब है और पढ़ने में बेहद आसान है, लेकिन जब भी हम इसके यूपीएससी पर्सपेक्टिव को पढ़ते हैं तो हमें थोड़ी डिफरेंट इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। मतलब कि वी जस्ट नीड टू कनेक्ट द डॉट्स। हम लोग जब इस किताब को पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बस बहुत सारे डेटास जो हैं वो थोड़े पुराने हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो कि हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में होने चाहिए थे इन किताबों में, वो मिसिंग है और ऑफ कोर्स मिसिंग रहेंगे, क्योंकि ये 11th क्लास की किताब है, कोई यूपीएससी की थोड़ी ना है। तो इसीलिए लेट्स स्टार्ट दिस। और हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज हम अपने सेकेंड चैप्टर से कनेक्ट करने जा रहे हैं। आपको अगर ये किताब फटाफट से ग्रैब करनी है तो कर लो। वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर चैप्टर 2 विद सुपर स्पीड। यूनिट 2 है, चैप्टर 2 है और यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आज द वर्ल्ड पॉपुलेशन की। यहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं द वर्ल्ड पॉपुलेशन की। आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन यहां मिल जाएगी। यहां पर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, जरा हम यहां पर मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले आज हम लिखते हैं यहां पर कौन सा चैप्टर है भाई हमारे लिए। आज का हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है और ये चैप्टर 2 है द वर्ल्ड पॉपुलेशन। द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और इसके बेसिस पर यहां पर 3 शानदार से शब्द बने हुए हैं जिनके बारे में हमें बेसिक इंफॉर्मेशन लेना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले यहां पर 3 चीजों की बात की गई है, 3 चीजों की। सबसे पहला यहां पर जो शब्द लिखा गया है वहां पर मेंशन्ड है डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा जो बहुत ही शानदार शब्द है वो है यहां की डेंसिटी। और तीसरी जो बात यहां पर की गई है वो है ग्रोथ। इन तीनों ही मुद्दे पर हम बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे विद सो मेनी एग्जांपल्स, और उसी के बेसिस पर हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न क्या है, ग्रोथ कैसे है, डेंसिटी कैसे मेजर करते हैं, और साथ में हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अभी ये सब क्या है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन मत लो, वी विल बी डेफिनेटली डिस्कसिंग ऑल थिंग्स इन ग्रेट डिटेल्स। जब भी हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहां पर, तो हमारे पास में पॉपुलेशन चेंज के कुछ कंपोनेंट्स है हमारे पास में। कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ऐसे लिख रहा हूं अभी के लिए, पॉपुलेशन ग्रोथ, और आखिरी हम लोग जो टॉपिक यहां पर पढ़ने वाले हैं आज वो है हमारे लिए कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ या चेंज के आसपास में हम लोग यहां पर बात करेंगे ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, थोड़ा करंट ओरिएंटेड रहेगा हमारे लिए। ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो आइए बिना देरी के हम लोग जरा इन सभी मुद्दों पर एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आप इन सभी नोट्स को नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके फ्री में आराम से विजिट करें और डाउनलोड कर लें। सारे नोट्स वगैरह वहाँ बहुत आसानी से मिल जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे पेड प्रोग्राम्स में भी, तो आप सबके लिए यहाँ पर है प्रारंभ 2.0, जो कि 3 साल का पूरा बैच है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए। प्रॉपर आप प्राइसेस यहाँ पर देख सकते हैं, जो पर ईयर प्राइसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप क्लास 12th को ऑलरेडी पास कर चुके हैं तो आपके लिए
इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी, दोनों में ये बैच अवेलेबल है। पूरा बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल लास्ट तक हम स्टार्ट करते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको डिग्री कोर्सेज की बात करनी है, मतलब आप BBA, MA, BA, MBA, इन सब के साथ साथ अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। इन सभी के डिस्क्रिप्शंस को मैंने नीचे कमेंट में पिन भी कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में डाल भी दिया है, तो जिसको भी अगर इसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उन लिंक्स पर क्लिक कर ले। तो चलिए फिर बिना देरी के अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला हमारा जो डिस्कशन का आज का मुद्दा बनेगा, वो सबसे पहले तो हमने जो वो 3 टर्म्स लिखे थे ना, जरा हम उन 3 टर्म्स के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला टर्म्स मैं आपके सामने लिखता हूं, यहां पर है डिस्ट्रीब्यूशन। आज का जो हमारा पूरा चैप्टर है वो एक पॉपुलेशन से रिलेटेड है। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। जनसंख्या मतलब कि अभी हम कितने हैं, अगर ये अंदाजा लग जाए तो हमें काफी सारी चीजें पता चल जाएंगी। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इंडिया में ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी है पूरे विश्व का, तो एक रफ आइडिया मैं आपको बताता हूं जो आपको हमेशा याद रखना है। अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड पॉपुलेशन की तुलना में इंडिया के अंदर में लगभग 17.5% लोग रहते हैं। मतलब कि आप यूं बोल सकते हैं कि 17.5% ह्यूमन बींग्स जो कि इस अर्थ पर प्रेजेंट है, दे ऑल आर लिविंग इन इंडिया। इंडिया के एक ज्योग्राफिकल रीजन से निकलते हैं ये 17.5% लोग। हम बोल सकते हैं कि लगभग 5 इंसान को अगर रैंडमली खड़ा करेंगे तो उनमें से कोई एक इंडियन जरूर निकलेगा। 1/5 पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट ह्यूमन बीइंग हु आर लिविंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इज इंडियन। तो हम बोल सकते हैं कि हम बहुत बड़ी तादाद है, और साथ ही हम लोगों ने टॉप भी कर लिया है भाई। वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन दिस वर्ल्ड। इस विश्व के सबसे बड़े, सबसे ज्यादा नंबर की पॉपुलेशन हम ही होल्ड करते हैं। और इन सब के बेसिस पर हम लोग यहां पर काफी सारी चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन की। अब आप बोलोगे सर ये डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? देखो, जनसंख्या जहां पर भी रहती है, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या आपको ज्यादा दिखेगी, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पर आपको जनसंख्या कम दिखेगी। अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? हम लिख सकते हैं कि इट इज द वे by which people are spread across this world in the form of communities and society। एक तरीका है लोगों के रहने का। कल भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे, कल या परसों जो भी था, उसमें हम लोगों ने डेफिनेटली इस बारे में डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन जो है वो किसी एक जगह पर ज्यादा रहना पसंद करती है और किसी एक जगह पर कम रहना पसंद करती है, और वो कहीं ना कहीं हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में यह भी पढ़ा था कि कैसे इसी इंसान का उसके फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ जो एक रिलेशनशिप बनता है, डाइकोटॉमी बनता है, जो कि इनसेपरेबल है, उसी को हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। और ह्यूमन ज्योग्राफी के इस सब्जेक्ट डोमेन में हमने सबसे पहला टॉपिक जो आज छेड़ा है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंप्राइजेज ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम बेसिकली जब भी पॉपुलेशन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा याद रखना उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? इंसान। हाँ भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि अच्छा, जब तुम देखो कि जब अभी सेंसस वगैरह होता है कभी, तो उसमें जब घर पर कोई आता है कि हाँ भाई आपके घर में कितने लोग हैं, आपने गिनाया कि सर मेरे घर में मैं हूं, मेरी छोटी बहन है, और ये मम्मी, और ये पापा, और ये मेरा टॉमी। टॉमी को थोड़ी ना काउंट करते भाई, उसमें करते हैं क्या? अरे उसका अलग कुछ होगा तो होगा, उसको हम नहीं काउंट कर सकते। तो व्हेनेवर वी आर रिफरिंग टू द पॉपुलेशन, अल्टीमेटली या फिर बाय डिफॉल्ट इसका मतलब क्या होगा? बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन की बात हो रही है। ठीक है, आई थिंक आपको ये पता चल गया। अब यहां पर देखो, हर बार कोई भी देश एक अपने लोगों के द्वारा या फिर लोगों के नाम पर ही जाना जाता है। दिस इज द कंट्री इंडिया बिकॉज इंडियंस रिसाइड इन इट। हम सब यहां रहते हैं और हम सभी लोग जिस तरीके से रहते हैं, जिस तरीके से हमारा कल्चर है, हमारे रहन सहन है, पहनावा है, खान पान है, इन सभी चीजों को अगर आप इकट्ठा कर देते हो, वहीं से बनता है इंडिया। इसीलिए इस पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना में बड़ा जरूरी है।
अब आप बोलोगे कि सर आखिरकार हम लोग ये सब क्या पढ़ रहे हैं, तो बच्चों से चीजें हैं, मतलब क्यों ही पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ के हम क्या कर लेंगे यार। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से तुमको क्या मजा मिलेगा। भाई तुम सभी लोग एक अच्छे कलेक्टर बनने की कोशिश कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने की कोशिश कर रहे हो, कोई आईपीएस ऑफिसर बनने की कोशिश कर रहा है, या फिर दूसरे सिविल सर्विसेज में आप जाना चाहते हैं। और वहां पर जब आप इस पद पर बैठे रहेंगे ना, तो आपको बहुत बड़ी चुनौतियां मिलने वाली हैं। और वो चुनौतियां हैं आपके प्लानिंग से रिलेटेड। ये सारी की सारी चुनौतियां आपको किससे मिलेंगी भाई? प्लानिंग से रिलेटेड आपको सारी चुनौतियां मिलने वाली हैं। लेकिन जब भी हम बात प्लानिंग की करते हैं, अब यहां पर जरा गौर फरमाना, इस प्लानिंग के अंदर में तुमको पता रहेगा कितने लोग हैं वहां पर? तुमको पता ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं पता, तुम्हारे एरिया में कितने लोग रह रहे हैं तुमको ये नहीं पता, तुम किस हिसाब से प्लानिंग करोगे? तुम एक बात बताओ, मान लो कि तुमको प्लानिंग में, मान लेते हैं कि हेल्थ की प्लानिंग करनी है, और तुमको यही नहीं पता है कि तुम्हारे इस लोकल रीजन में कितनी ऐसी फैमिलीज रहती हैं जो कि किस मिड एज ग्रुप में है, ओल्ड एज ग्रुप में है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो कौन है वो लोग। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा भाई, किस रीजन में कैसे हैं। अब मान लो कि तुम एकदम से वो जो राशन कार्ड बनता है ना, मान लेते हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल वाला, एपीएल वाला, एबव पॉवर्टी लाइन, येलो कलर का, व्हाइट कलर का, तो वो राशन कार्ड में तुमने अपने एरिया में लगाया कि अरे हाँ भाई, हमारे हमारे यहाँ पर यार सबको राशन वाशन क्यों नहीं मिलता है भाई, कल से चालू करो ये सब राशन वाशन दिलवाना। तो सरकार से बात बात करके तुमने सब बात कर ली, बाद में रियलाइज हुआ कि यार यहाँ पर तो लोग जो रह रहे हैं ना, ये सारे के सारे तो इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन वाले लोग हैं। मतलब कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, यहां पर ऐसे लोग रहते हैं जो कि बहुत या तो रिच लोग हैं, या फिर बाकी की जो बस्तियां हैं वो तुम्हारे परव्यू से बाहर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। तुमको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का ही अंदाजा नहीं है, तुम उनके लिए ना हेल्थ पर कुछ कर पाओगे, ना तुम उनके लिए कोई फूड रिलेटेड प्लानिंग कर पाओगे। जैसे हमारे यहां पर पीडीएस सिस्टम चलता है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उस पर कोई भी हिसाब किताब नहीं बनेगा। दूसरी बात, हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि भाई तुम्हें पता ही नहीं है जब कि तुम्हारे एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, कहां पर रह रहे हैं, तो तुम उसके हिसाब से एजुकेशन क्या दोगे। कितने स्कूल्स खुलने चाहिए तुमको पता होगा, कितने प्राइमरी स्कूल्स की जरूरत है, कितने कॉलेजेस की जरूरत है, हेल्थ सेक्टर में कितने हॉस्पिटल्स की जरूरत है, यहां पर कि उस हॉस्पिटल में कितने बेड्स होने चाहिए जिसकी वजह से यहां के लोगों के किसी भी वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में भी सभी को इलाज सही तरीके से मिल पाए। जब तुमको पता ही नहीं होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो तुम ये सभी चीजों पर कुछ भी नहीं कर पाओगे, बिलीव में कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहां पर तुमको यह भी नहीं पता चल पाएगा कि तुमको कौन कौन सी इंप्लॉयमेंट स्कीम चलानी है। क्यों? क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारे इस रीजन में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। इसीलिए मेरे बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बिना अगर तुम देखते हो कि किस तरीके से लोग यहां पर फैले हुए हैं, विस्तार कैसा है, उसके बिना तुम कोई भी प्रकार की प्लानिंग कर ही नहीं सकते हो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब तुम मेरे को बताओ इस बात को, क्या सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन जान लेने से सब कुछ सही हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कितने लोग कहां तक फैले हुए हैं। लेकिन तुमको यह भी तो पता होना चाहिए, दूसरा दूसरा शब्द जो हमने यहां पर मेंशन किया था, वो दूसरा शब्द बड़ा ही शानदार सा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब ही यह है कि भाई देखो, कितने लोग कितने एक रीजन में सीमित रूप से रह रहे हैं। अब उनके रहने के लिए पर्याप्त जगह है कि नहीं, वहां पर प्रॉपर सीवेज कनेक्शन है कि नहीं, वहां पर आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स, इन सबके सही नंबर्स हैं कि नहीं, इन सभी चीजों के लिए तुमको ये डेंसिटी देखना पड़ेगा। डेंसिटी मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ लोग रह रहे हैं, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? डेंसिटी बोल सकते हैं हम। डेंसिटी का मतलब बहुत ही सिंपल सा है, यहां पर हम लोग इसको सिंपल बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए ऐसा लिख सकते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल residing in a पर्टिकुलर एरिया।
इसी को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। अब जब डेंसिटी तुमको पता होगा, तुमको समझ में आएगा कि हाँ यार यहां पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, इस छोटे से जगह पर ज्यादा लोग रहते हैं, तो इसलिए यहां पर स्कीम्स को और बाकी चीजों को सही तरीके से इंप्लीमेंट करना है। सिमिलरली अगर तुम्हें यहां पर ग्रोथ की बात बताऊं मैं, अब देखो तुम बोलते हो कि ठीक है सर अब ग्रोथ की तो जरूरत नहीं है, ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ, हमेशा याद रखना, ग्रोथ इज ऑल अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ। अब तुमने बोला कि सर पिछले बार अभी गिनवाया था, इतने इतने लोग थे। मैंने कहा भैया नया साल है, फिर से गिनाना पड़ेगा। हाँ हाँ, कुछ लोगों की डेथ हुई होगी, कुछ लोग नए पैदा, कुछ छोटे बच्चे नए पैदा हो गए होंगे, कुछ बाहर से कहीं आ गए होंगे, कोई यहां से चला गया होगा। तो पॉपुलेशन हमेशा चेंज होता रहता है, कोई कांस्टेंट चीज नहीं है ये पॉपुलेशन। जो तुमने एक जगह का कोई भी रीजन फिक्स कर दिया तो उतनी ही कांस्टेंट पॉपुलेशन होगी। द पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन चेंजिंग। इसीलिए तुमको घड़ी घड़ी हर साल लगभग लगभग इस ग्रोथ को तुम्हें इंश्योर करना पड़ेगा, मतलब कि कितना पॉपुलेशन में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब इन्हीं चीजों को जरा हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर तुमको डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल गया है तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पैटर्न की, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। हम यहां पर सबसे पहला टॉपिक लिखते हैं अपने लिए, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो जब भी तुम पैटर्न डिफाइन करने की कोशिश करोगे ना, तुमको पता है क्या डिफाइन करना पड़ेगा, तुमको डिफाइन करना पड़ेगा बेटा एक जगह पर डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या मतलब है इस चीज का, जरा ध्यान से सुनना। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, अब तुम सोचो कि अगर तुम्हारे घर पर कोई भी जब जनगणना वगैरह के लिए लोग आते हैं ना, या फिर चलो ऐसे ही छोड़ते हैं, ऐसे ही सिंपल समझते हैं डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कैसे समझेंगे। इसको सिंपली ऐसा समझ लो कि डेमोग्राफिक के लिए लोग तुमसे जो जो सवाल पूछते होंगे, जैसे कि तुम कहीं गए, अरे बेटे क्या उम्र है बेटा तुम्हारी, सबसे पहले क्या पूछा, उम्र पूछ लिया। अभी अंकल हैं आंटी हैं उनको बताना पड़ेगा भाई। तो तुम डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले, अच्छा इससे पहले भी जब भी तुम पैदा होते हो, पैदा होते ही ढिंडोरा पीटा जाता है कि नहीं इस बात का कि अरे घर में लक्ष्मी आई है, अरे घर में चिराग उजाला के लिए आया है भाई साहब, तो लड़का हुआ है लड़की हुई है क्या है, तो सबसे पहले तो वही डिफाइन करना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर, जेंडर लिखेंगे भाई साहब। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, हमें पता होना चाहिए कि इस पूरे समाज में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष रह रहे हैं, फ्यूचर में इनका ग्रोथ कैसे होना है, वो सारी चीजें हम यहीं से ट्रैक कर लेंगे। और दूसरा मैंने तुम्हें बताया एज, एज। अब तुम जैसे ही एज को डिफाइन करने की पहुंचोगे, जेंडर और एज के बाद तुरंत के तुरंत तुमसे लोग पूछेंगे, अरे बेटा क्या मतलब क्या करते क्या हो, तुम बताओगे अंकल अभी तो हम पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ कितना पढ़ लिया तुमने, कितना पढ़ लिया, यही पूछना कितना, कौन सी क्लास में हो। तो यहां पर मतलब तुम्हारा एजुकेशन लेवल भी काफी मायने रखता है, एजुकेशन लेवल भी मायने रखता है। अगर गलती से भाई साहब तुमने बता दिया कि अरे सर अंकल मैं तो कॉलेज में हूँ, अच्छा 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 कॉलेज में हो, बहुत बढ़िया बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो कॉलेज के बाद बेटा क्या करोगे, क्या प्लान है तुम्हारा, क्या पूछा तुमसे, तुमसे सीधे सीधे पूछा कि बेटा तुम एक बात बताओ कि तुम फ्यूचर में किस प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हो, तुम्हारा प्रोफेशन क्या होगा, या फिर तुम बिजनेस करोगे तो ऑक्यूपेशन क्या होगा तुम्हारा। मतलब कि यहां पर हम बात करना चाहेंगे किसकी, प्रोफेशन की या फिर ऑक्यूपेशन की। अच्छा अगर ये पता चल जाए, अब जो पड़ोस आंटी रहेंगी उनके बच्चे भी तो होंगे, वो बोलेंगी बेटा एक बात बताओ, इधर आओ इधर आओ, कान में पूछेंगी बेटा कितना, कितने आते हैं जेब में, महीने के अंत में कितने पैसे कमा लेते हो। तब वो कंपेयर करे ना कि अरे शर्मा जी का बेटा जो है वो तो इतना ही कमाता है यार, हमारी बिटिया रानी तो इससे ज्यादा कमा लेती है। तो नॉर्मली क्या है कि तुमसे क्या पूछा जाएगा, बेटा पैसे कितने, जेब में कितना पैसा है, तभी तो पता चलेगा कितनी औकात है, क्या खरीद सकते हो क्या नहीं खरीद सकते हो, है ना। तो इसीलिए यहां पर बात होगी किसकी, यहां पर बात होगी तुम्हारे इनकम लेवल की। और अगर इनकम लेवल आंटी को पसंद आ ही गया, अगर इनकम लेवल आंटी को पसंद आ गया, तो अगला क्वेश्चन क्या आएगा तुमको पता ही है भाई, इसमें तो तुम लोग बहुत शाणे हो। आंटी की बेटी है, शर्मा जी का लौंडा है,
देख नहीं बढ़िया कमा रहा है बेटा, शादीशुदा हो या फिर अभी शादी करोगे? तो सिंपल क्या चाहिए यहां पर, तुम्हारा मैरिटल स्टेटस भी तो चाहिए। तो इसीलिए हम लोग देखो ये सारी चीजें जो है ना सब इंटरकनेक्टेड है। और सोचो कि अगर ये सारी चीजें भाई साहब अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉलिसी फ्रेमिंग में मिल जाए तो कितना सही होगा, कितना सही होगा। सोचो, जेंडर, एज, एजुकेशनल लेवल, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल और साथ में तुम्हारा मैरिटल स्टेटस। सिंपल। अब सोचो कि ये कंप्लीट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसके बेसिस पर अगर ये सोचो हर एक फैमिली का डेटा सरकार के पास आ जाए तो सरकार कितने आराम से इस पर देख सकती है कि भाई हाँ गरीब गरीब तबके के लोग कितने हैं, कितने लोग इनमें से महिलाएं हैं, कितने लोग इनमें से पुरुष हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन लेवल हमारे यहां पर कहां कमी आ रही है। हमने देखा कि भाई साहब देखो हमारे यहां तो 10 लाख बच्चे हैं जो कि पहली से 5वीं कक्षा में प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही 6वीं से 8वीं में जा रहे हैं ये जो 10 लाख बच्चे ये तो 4 ही लाख पहुंच रहे हैं। भाई 6 लाख कहां गए? अरे 6 लाख कहां गए भाई? अरे कोई अपने घर ले गया, कोई दुकान पर बैठा दिया उसको, कोई लेबर मजदूरी कराने लगा। हमें लगा अरे यार इससे तो यार चाइल्ड लेबर बढ़ेगा, अरे इसके लिए पॉलिसी लेके आना पड़ेगा अपने को। गर्ल चाइल्ड हमने देखा कि अच्छा लड़कियों की संख्या हायर एजुकेशन में तो यार एकदम ही ड्रॉप हो गई, ये तो 5 लाख। और ग्रेजुएशन के नाम पर देखो रहे हैं तो हमारे यहाँ सिर्फ 10,000 लड़कियां पहुंच रही, बाकी कहां गई? गायब हो गई बिल्कुल। तो तुम्हें क्या मतलब है इस सबको देखने का? बड़े सारी स्कीम सरकार फिर लेके आती है। जैसे वेस्ट बंगाल में स्कीम है भाई कि अगर तुमने चाइल्ड मैरिज नहीं किया, अपनी बच्ची का चाइल्ड मैरिज नहीं किया, डॉटर के लिए स्पेसिफिक है, और उसके पढ़ाई लिखाई पर तुमने ध्यान दिया तो सरकार तुमको पैसे देती है। हाँ इनको पढ़ाने लिखाने का पैसा देती है। लेकिन अब वो सरकार को क्या पता लोग क्या कर रहे हैं वहां पर। लोग वो पैसा ले लेते हैं, उसका दाखिला करा देते हैं ग्रेजुएशन में और पैसे ले लेते हैं। पैसे लेने के बाद तुरंत ही उसका काम कहाँ आता है? पढ़ाई में नहीं आता है। उसको पढ़ाई तो ऐसे ही सर्टिफिकेट तो दिखाना होता है, दहेज देने में, डाउरी के लिए देते हैं। सब कुछ इलीगल चल रहा है। लेकिन फिर भी ये सारी स्कीम्स में चेंजेस लाने की जरूरत है। नए जमाने में, नए दौर में हमें नई बातें करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो भी हम पढ़ने वाले हैं आज, हम इस डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहां पर हम बोल सकते हैं कि इस पूरे अर्थ सरफेस पर जिस हिसाब से लोग रह रहे हैं वही तो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और उनके कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर दें तो हमें बहुत अच्छी तरीके से इंटरेस्टिंगली ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब देखते हैं यहां पर कि पॉपुलेशन में अब एक चीज यहां पर बहुत सही आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन में वर्ल्ड का है क्या। जरा मैं तुम्हें यहां पर दिखाना चाहूंगा कि तुमको यह जान के हैरानी होगी कि इस दुनिया में रहने वाले लगभग 60-70% सिर्फ टॉप 10 कंट्रीज में रहते हैं। शुरुआत के 10 कंट्रीज की बात कर लो, इंडिया, चाइना, यूएस, इन सब के साथ ही तुम देखोगे तो भाई साहब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन तो यही रह रही है। बाकी 198 कंट्रीज में से 10 कंट्रीज ही मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बटोर ले जा रही हैं। इसके लिए मैं तुम्हें ले चलना चाहता हूं एक बहुत ही शानदार सी साइट पर जिसको हम लोग बोलते हैं worldometers.info। यहां पर मैं तुम्हें ले जाना चाहूंगा worldometers.info पर। और तुमको यह भी बता दूं कि फ्यूचर में जब भी तुम देखोगे तो तुमको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये क्या हो गया भाई, worldometer.info क्यों नहीं खुलता? अच्छा लगता है ये नहीं खुलेगा, दूसरे से खोल के देख लेता हूं एक बार। एज था इसमें, एज 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 सर्च कर ले तो ये रहा माइक्रोसॉफ्ट एज। और यहां पर जरा मैं समझता हूं अब वर्ल्डोमीटर पॉपुलेशन। यहां पर तुम्हारे सामने आने वाला है, ये देखो भाई, करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन बिल्कुल एग्जैक्टली नेट तुम देख सकते हो। ये डेट लिखा है, द डेट आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। और इस टाइम पर करंटली ये पॉपुलेशन है 8.26 बिलियन, या देख सकते हो ना, मिलियन बिलियन, 8.26 बिलियन। तो यहां पर अगर तुम देखोगे ये टोटल का टोटल, भाई साहब यहां पर जरा मैं आता हूं और तुम्हारे लिए यहां पर कुछ कुछ चीजें ऐड करता चलता हूं ताकि जब भी तुम्हें रिवाइज करना हो तो तुमको बिल्कुल करेक्ट डेटा मिले। अभी के लिए तुम्हारे हिसाब से करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है बेटा, कितनी है? 8.26 या 8.27 याद कर सकते हो तुम।
8.27 इज द करेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब इस करेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से अगर तुम देखोगे, अब यहां पर सब कुछ नहीं है, अब यहां पर बहुत सारी चीजें वैसे तो लिखी है, भी मैं इन सब चीजों को समझाऊंगा। डेथ कितने हैं, बर्थ कितना है, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ इस साल कितनी आई है। भाई साहब तो ये करो 69 मिलियन लोग तो अभी अभी भर्ती हुए हैं इसी साल, 2025 के बिल्कुल एंड पे हम लोग पहुंच चुके हैं, इसीलिए इतना नंबर ज्यादा है। और पॉपुलेशन ग्रोथ जो आज के डेट में बढ़ी है वो तो लगभग 1,26,000 लोग, मतलब दिन के अंत होते होते 1.5 लाख 2 लाख लोग तो मतलब 1,26 हाँ 1.5-2 लाख लोग तो हर दिन पैदा हो ही रहे हैं। तो ये भी तुम समझ सकते हो कि 1.5-2 लाख हैप्पी बर्थडे मनाए जाए ना भैया, 1.5-2 लाख फैमिलीज में नए चिराग और नई लक्ष्मी प्रवेश हो रही है ना। अब जरा हम लोग और देखते हैं इसमें 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 तुम्हें बड़े मजेदार पॉपुलेशन मिलेंगे। टॉप 20 कंट्रीज, टॉप 20 कंट्रीज की अगर तुम बात करोगे तो जैसा तुम यहां पर देख रहे हो कि सबसे नंबर 1 पर भाई साहब, सीना चौड़ा करके देखो भाई साहब, एकदम गर्व से देखते हैं। अरे कोई गर्व की बात नहीं भाई साहब, पॉपुलेशन ज्यादा है यहाँ की, कम करना पड़ेगा इसको। इंडिया, चाइना, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रशिया, यूथोपिया। अगर तुम ये 10 कंट्रीज की बात कर लो तो इनका ही पॉपुलेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है हमें। अब इसीलिए इनको भी जरा हम अपने साथ ले चलते हैं। टॉप 20 की बात तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम कितना कर लो भाई, तुम सिर्फ इतने नंबर्स पर ध्यान दे दो, ये डिजिट विजिट मत याद करने लगना अब तुम। हाँ बस इतना ही देखना है तुम्हें, है ना, कि बस ये टॉप 10 कंट्रीज का रैंक कितना है। अब तुम खुद देख सकते हो कि 8.26 बिलियन में से लगभग 1.47 बिलियन जो है वो तो हमारे यहाँ ही रह रहे हैं। इसके अलावा 1.41 बिलियन जो है वो चाइना में रह रहा है। इसके अलावा लगभग 0.34 बिलियन जो है वो यूएसए में रह रहा है। तो अब हम लोग को इस बात का अंदाजा लग जाए कि भाई साहब ये सब एकदम खतरनाक देश हैं, यहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ और भी रिलेशंस दिखाने की कोशिश करता हूं जो कि तुम्हारे लिए काम की चीजें हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसको जरा तुम ध्यान से देखना। इसको जरा तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको काफी सारी चीजें पता चलेंगी कि शुरुआती दौर पर पॉपुलेशन वाज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, लगभग हम 1400, 1500, 1600 तक भी आते आते हम लोग काफी कांस्टेंट थे। लेकिन उसके बाद भाई साहब एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर हैं, और इसके बाद हम लोग का पॉपुलेशन थोड़ा सा डिक्रीज होते हुए भी दिख रहा है। तो यहां पर थोड़ा फुल टैबुलेटेड डेटा, चलो इतना नहीं देखते हैं यार, इतना नंबर वंबर का खेम नहीं है अपने को, हम सिंपल अभी इसी डेटा से हम लोग काम चला लेते हैं। यहां पर देखो क्या हो रहा है, इस पूरे चार्ट में जो भी चीजें लिखी गई हैं, 20th सेंचुरी में ही पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो 1.65 बिलियन से 6 बिलियन हो चुका है। कितनी बड़ी बात है ये। 1970 में देयर वर रफली हाफ एज मेनी पीपल इन द वर्ल्ड एज देयर आर नाउ। मतलब कि आज की तुलना में 1970 में महज हम लोग बोल रहे हैं 65 ईयर्स में हम लोगों ने अपनी पॉपुलेशन डबल कर दी है भाई साहब, डबल कर दी है। मतलब आज के टाइम पर जो हम लोग 8 बिलियन की पॉपुलेशन देख रहे हैं, हम लोग मुश्किल से 4 बिलियन की पॉपुलेशन थे आज से 65 साल पहले। लेकिन 65 साल पहले कुछ ऐसा खतरनाक नजारा दिखा। अब तुम ये भी देख सकते हो कि ज्यादातर जितने भी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कुल मिला जुला के लगभग ये 200 सालों में ही हुए हैं। 200 सालों की अगर बात करूंगा मैं तो अपनी पॉपुलेशन तो लगभग पता नहीं कितने गुना बढ़ चुकी है। यहां पर सारे के सारे, वैसे तो ये सारे जो हैं यूनाइटेड नेशन के डेटा होते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें दिखा भी रहा हूं। अब यहां पर देख सकते हो कि 8000 बीसी में पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कितना था, पूरे विश्व की पॉपुलेशन 5 मिलियन थी, 50 लाख लोग थे यार सिर्फ। 8000 ईयर पीरियड में अप टू 1 एडी, मतलब जब तुरंत नई नई बातें हुई, मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ जहां से ईयर हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं, इट ग्रीव टू 200 मिलियन, 4 गुना हो चुकी थी। सम एस्टिमेटेड 300 मिलियन भी, चलो ठीक है वो तो एस्टिमेशन है मुश्किल से। तो ग्रोथ रेट 0.05% पर था, लेकिन आज का ग्रोथ रेट तो बहुत ज्यादा है यार, ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। भी ग्रोथ रेट होती क्या, ये सारी बातें हम कर लेंगे, हम देखते हैं तब तक यहां पर। अब देखो भाई ये ग्रोथ रेट देखो जरा, ईयरली ग्रोथ रेट तुम्हारा पहले का ग्रोथ रेट तुम देखोगे तो काफी ज्यादा था। ग्रोथ रेट डेफिनेटली डिक्लाइन हुआ है, बट पॉपुलेशन तो दिन पर दिन बढ़ेगी ही ना। अरे बढ़ने की दर कम हुई है। पहले एक साल में मान लेते हैं कि 10 लाख लोग ऐड होते थे, तो अब की बार एक साल में 9 लाख लोग ही ऐड हो रहे हैं, लेकिन ऐड तो हो रहे हैं ना, तो ग्रोथ रेट तो है, ग्रोथ रेट कम हो गई है बस। पहले 10 लाख ऐड होते थे, अब 9 ही लाख ऐड हो रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल 10 लाख बहुत छोटा नंबर है, तो हमने इस नंबर को थोड़े कम देखें। फिर देखो यहां पर एक डिप आया होगा,
ये जो तुम डिप देख रहे हो, यहां पर ज्यादा लोग गायब हो गए। कैसे गायब हो गए भाई? दिस वॉज द इफेक्ट ऑफ कोविड-19। कोविड-19 में 2019 के आसपास की तुम बात देखोगे तो यहां पर तुम्हें डिप दिखेगा काफी ज्यादा। ये 2020 थोड़ा सा और आगे होना चाहिए था। इस डिप के बाद 2021-22 के बाद से फिर से वो कांटा जो है वो आगे की तरफ बढ़ गया है। इसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये तो हम लोगों ने देख लिया भाई। हाँ, फॉरकास्ट अगर तुम्हारी देखा जाए तो फॉरकास्ट में आज हम लोग देख रहे हैं कि ईयरली चेंज जितना भी हो रहा है तो लगभग लगभग 2050 तक की अगर हम बात करेंगे, 2050 में जो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जो आज के टाइम पर हम 8.26 बिलियन की बात कर रहे हैं वो 80 मतलब 1950 तक, सॉरी 2050 तक आते आते ये 9.6 बिलियन के आसपास लोग होंगे। 9.6 बिलियन। आप समझ सकते हो कि ये फॉरकास्ट भी कितना जरूरी है अपने लिए। अब इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक बार वर्ल्ड पॉपुलेशन का एक और चीज दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर वर्ल्डोमीटर, यहां पर देखो, ये तो नहीं चाहिए अपने को, मेरे को थोड़ा करेक्ट मैप चाहिए अपने लिए। तो यहां पर मैं दिखाता हूं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ये सब क्यों दिखाता हूं पता है तुम्हें? क्योंकि इन सबको तुम देखने के बाद तुम्हें रियलाइज होता है, तुम्हें चीजें दिमाग में छप जाती हैं। और छपने के साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि तुम्हारे मन में ना एक बात आती है कि यार अच्छा ऐसे भी हम चीजों को पढ़ सकते हैं क्या? ऐसे भी चीजों को अगर पढ़ेंगे तो काफी सही लगेगा हमें। अब यहां पर तुम्हारे सामने अगर मैं देखूं, ये अपने को थोड़ा और डिटेल्स चाहिए थे जहां पर हमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली विजिबल हो पाए। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम अभी के लिए इसी को लेकर चलते हैं। यहां पर वर्ल्ड पॉपुलेशन नहीं, ये मैप सही नहीं है, यहां पर देख लेते हैं। हाँ लगभग सही है वैसे, ये मैप सही है 2000 का, यानी 2025। अच्छा एक बार लिख के अगर सर्च कर लेता हूं ताकि करंट मैप हमें मिल जाए। वैसे तो तुम लोग 2026 देख रहे होगे, बट 2026 चूंकि अभी शुरू हुआ है तो इसीलिए हमने 2025 ही सर्च करने की बात की है। तो फिलहाल के लिए अगर तुम देख सकते हो पॉपुलेशन वगैरह की बात देखोगे तो मोटा मोटा हर जगह दिखेगा तो ऐसा ही लगभग लगभग। बस ये क्लियर होनी चाहिए पिक्चर, जो कि नहीं है। है, ठीक है। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं आता है क्या? कोई नहीं। यहां से इसको मैं अपने साथ लेके चल रहा हूं, जिसके बेसिस पर तुमको थोड़ा आइडिया लग पाए। पहले तो वर्ल्ड की डेंसिटी का क्या हिसाब किताब बन रहा है अपने लिए। अच्छा, अब अगर तुम थोड़ी थोड़ी चीजों को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं कहीं ना कहीं, ये ऊपर एडजस्ट हो जाएगा, ये फिर यहां आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारे लिए देखने में काफी आसान तुम्हें लगेगा। तुमको इंडिया और चाइना, चाइना का भी तुम अगर ईस्टर्न हिस्सा देखो तो ज्यादा पॉपुलेटेड है। सिमिलरली यूएसए में भी तुम देखोगे तुम्हारा ईस्टर्न हिस्सा ज्यादा पॉपुलेटेड है, और थोड़ा सा इधर वाला लास वेगास वाला रीजन है और इधर न्यूयॉर्क सिटी वाला रीजन है। इन दो जगहों पर, मेक्सिको में तुम्हें ज्यादा लोग मिलेंगे। जब भी तुम ब्राजील की बात करो तो ब्राजील में भी इस वाले रीजन पर लोग ज्यादा रह रहे हैं, और कुछ इधर साइड पे ज्यादा रह रहे हैं। सिमिलरली जब तुम यूरोपियन कंट्रीज में आओगे तो यूरोपियन कंट्रीज में तुम्हें काफी हद तक पॉपुलेशन मिलेगा। कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर लोग रहते ही नहीं है, जैसे कि रशिया का ये पूरा ऊपर वाला रीजन, रशिया का ये पूरा ऊपर वाला रीजन, ऑस्ट्रेलिया का ये रीजन, सहारा डिजर्ट वाला पूरा रीजन, ऊपर इतना ठंडा ग्रीनलैंड, और इन सब में लोग रहते ही नहीं है। ऐसा मान सकते हो कि 5 से भी कम लोग रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो है ना, ये पूरा का पूरा हमने अभी क्या पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, कि आखिरकार ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें किस जगह पर, कैसे जगहों पर, कैसे क्या मिलता है। अब देखो कुछ कुछ बातें जो हमने यहां पर लिखनी है, हम लोग यहां पर लिख लेते हैं कि जैसे कि इंडिया के पास में, इंडिया
मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, फॉलोड बाय चाइना। ये तो हमें पता होना चाहिए कितना है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। अगर है तो हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली देखा कितना, नॉर्मल हम लोग बोल रहे थे 1.47 बिलियन, और यहां पर देख रहे थे चाइना के लिए 1.41 बिलियन। इतना डिफरेंस है। अच्छा, दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा कि टॉप 10 कंट्रीज मार्क्स approximately 70% of the world population. ये भी हम लोगों ने पढ़ा। फिर तीसरी चीज हम लोगों ने पढ़ा, अब डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर तो यही बहुत है। मोस्ट ऑफ द हम लोगों ने देखा चाइना, और फॉलोड बाय चाइना एंड फॉलोड बाय यूएसए भी लिख सकते हो तुम लोग कि यूएसए तीसरे नंबर पर आता है वैसे तो यही सारे सबसे मेजर कंट्रीज में से हमारे सामने आते हैं। ठीक है, यहां पर अब हम नेक्स्ट थोड़ी बातें करते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है डेंसिटी। डेंसिटी को डिफाइन करना अपने आप में बहुत आसान है। क्यों? हमें सिंपली एक चीज को समझना है कि अगर एक नंबर ऑफ पीपल जितने भी लोग रह रहे हैं कितने दूर में, इन 1 यूनिट एरिया, ये क्या दे देगा हमें? यही दे देगा हमें पॉपुलेशन डेंसिटी। अब इसको जरा अगर तुम्हें समझाने का, अगर और क्लियर और बेसिक तरीके से मुझे तुम्हें समझाना होगा तो यार देखो, मैं तो बहुत ही सिंपल समझा सकता हूं कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास में क्या है, एक स्क्वायर मीटर है, 1 किलोमीटर है। हम मानते हैं कि यहां से यहां तक का जो हिस्सा है वो कितना है भाई, 1 किलोमीटर है, और यहां से यहां तक का भी हिस्सा कितना है, 1 किलोमीटर है। इन दोनों ही सिचुएशन में अगर हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, तो हम बोल रहे हैं कि इस 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रह रहे होंगे। मान लेते हैं कि यहां पर चुन्नू, मुन्नू, राहुल, शालिनी, तन्नी, मन्नी, गोपाल, राजू, कमलेश, बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो मान लेते हैं कि यहां पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं भाई, ये 9 लोग रह रहे हैं। तो 9 लोग की अगर हमने बात की, आप बोलोगे सर ये तो दिक्कत हो जाएगी, एक ही लड़की का नाम गिना है। चलो लड़कियों की संख्या बढ़ा देते हैं। हम मान लेते हैं यहां पर कौन है भाई, कंचन, सुकन्या, समृद्धि, इसका नाम क्या लिखते हैं, प्रीति, है ना। बड़े सारे लोग हैं। हाँ, कॉमन नाम ही लिया है, काफी सारे लोगों के नाम होंगे इसमें। तो टोटल अगर हमने देखा कि इस पूरे रीजन में कितने लोग हैं, हमने कहा कि भैया इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, हमने कहा भाई देखो 12 लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल कितने, 12 हैं, और एक यूनिट में मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 12 पीपल जो हैं वो 1 किलोमीटर स्क्वायर में है। इसका मतलब है जो आंसर आएगा पॉपुलेशन डेंसिटी का, वो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हो गई भाई, 12 पी पर किलोमीटर स्क्वायर। यही तो आएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। अब इस पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर तुम बात करोगे, तुमको यहां से भी बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। जो भी इंडस्ट्रियल रीजन्स तुम्हें देखने को मिलेगा ना, वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी एकदम से बढ़ जाएगी। जहां पर तुमको यूजुअली जहां पर तुम्हें चीजें मतलब इस तरीके से कि पर्टिकुलरली जैसे मान लो कोई गांव है या फिर कोई डिजर्ट है, डिजर्ट वगैरह में तो कोल्ड डिजर्ट में एकदम अंटार्कटिका में चले जाओ भाई साहब, लोग ही नहीं मिलेंगे तुमको। तो यहां पर तुमको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कुछ यहां का भी डेटा लेके चलो। यहां पर तुम बताओ मुझे, अच्छा मोस्ट डेंसेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड क्या लगता है, कहां मिलेगा तुम्हें? अपने इंडिया में मिलेगा? नहीं, अपने इंडिया में नहीं है। इंडिया में भी है अच्छा खासा, लेकिन तुम्हें मिलेगा ये मनीला। मनीला कहां पे बेटा? फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस का कैपिटल है मनीला। वहां पर तुम्हें सबसे ज्यादा खतरनाक भाई साहब मिलेंगे लोग।
और कितने हैं वहां पर लगभग लगभग, अगर मनीला की करंट, अगर मैं तुम्हें करंट दिखाऊं, कुछ देर पहले तो कुछ और 46,000 लोग के आसपास था। एक बार देखते हैं अभी फिलहाल कितना चल रहा है, तुमको एकदम एक्यूरेट दिखा देता हूं मैं यहां पर। मनीला, मनीला करंट पॉपुलेशन डेंसिटी 42,857 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये लगभग 2024 के आसपास का है लेटेस्ट सेंसस डेटा। पॉपुलेशन ऑफ मनीला इतना है 24 में, और मोस्ट डेंसेस्ट, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है ये, 42,857। तुम ऑलमोस्ट 43,000 लिख सकते हो यहां पर। तो ऑलमोस्ट मनीला पर यहां पर कितने हैं, लगभग 42,000, अभी के लिए तो पूरा ही लिख लो, 42,857 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। इतने सारे लोग मनीला में हैं। अच्छा, लीस्ट डेंसिटी, लीस्ट डेंस पॉपुलेटेड रीजन, ये कौन सा है बताओ भाई? ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा कोई कूल कूल जगह होगा, है ना? क्या होगा भाई? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज द लीस्ट। 90% ऑफ द ग्रीनलैंड, मोर देन 90% ऑफ द ग्रीनलैंड आर कवर्ड विद स्नो। तो इसलिए लोग यहां रहते ही नहीं है इस जगह पर। और यहां की अगर तुम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करोगे तो इट विल कम नियर अबाउट लाइक पॉइंट में आएगा, 0.14 के आसपास कुछ आएगा। एक बार मैं तुम्हें वापस से इसका लेटेस्ट डेटा देख लेता हूं। मनीला नहीं चाहिए अब मेरे को, अब मेरे को चाहिए क्या? अब चाहिए मुझे ग्रीनलैंड की, ग्रीनलैंड की। यहां पर हम लोग बोलते हैं कि ग्रीनलैंड में अभी के लिए फिलहाल करंट पॉपुलेशन इतना है, 0.1 इनहैबिटेड पर स्क्वायर किलोमीटर है यहां पर। अब इसी के बेसिस पर लीस्ट कौन है भाई? लीस्ट 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 एक बार देख लेते हैं। कुछ दिन पहले तक तो यही था, चेंज तो नहीं हो गया। कंट्री नहीं चाहिए, सिटी चाहिए। ग्रीनलैंड ही है, ठीक है, ग्रीनलैंड ही है, और 0.14 ही है, सही बता रहा था मैं तुम्हें, अभी भी उतना ही है। तो हम बोल रहे हैं कि इसकी कितनी है भाई? 0.14 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर। अब तुम यहां पर एक चीज समझना कि एक, अब बोलोगे सर ये पॉइंट में पर्सन कैसे हो सकते हैं? अरे ठीक है भाई, इसको बढ़ा देते हैं, इसको तुम मल्टीप्लाई करना जरा 7 से करना जरा, कितना आ रहा है? 98 के आसपास आ रहा है, तो एक बन सकता है उसमें। तो लगभग लगभग हम बोल सकते हैं कि एक पर्सन, एक पर्सन पर 7 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 7 किलोमीटर लंबाई और 7 किलोमीटर चौड़ाई में एक इंसान रहता है बस। हाँ, ये है तुम्हारे लिए क्या? ग्रीनलैंड का। तो इसी तरीके से इनफैक्ट तुम जब मुंबई वगैरह की बात करोगे तो मुंबई में भी मतलब ठीक ठाक ही मिलेगा तुमको, लगभग लगभग मुंबई में भी यार ऐसे ही हैं, 40,000 के आसपास ही लोग हैं। जरा देख लेते हैं इसको भी कि मुंबई में कितने लोग रह रहे हैं। मुंबई, मुंबई में लोग अभी रह रहे हैं यहां पर लगभग लगभग, अरे नहीं ऐसे नहीं बताना है भाई, 73,000 पीपल पर स्क्वायर मील बता रहा है ना, पर स्क्वायर किलोमीटर चाहिए, पर स्क्वायर किलोमीटर। अब बताओ, 36,500 के आसपास है, 36,500 मुंबई में है। और अगर यही दिल्ली की बात कर लूं मैं, तो दिल्ली में क्या लगता है, ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा, बहुत ही कम होगा, 11,320। तो मुंबई की अगर तुम बात कर रहे हो, अपने शहर की बात, अपने यहाँ की कुछ बात कर लो, तो मुंबई कुछ सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जो रीजन अपने यहाँ पर है, वो कितना आ गया था भाई? मुंबई में कितना आया था? 32,000, 36,000 के आसपास था, 36,500 के आसपास था ना ये? हाँ, यही था, 36,500 पर स्क्वायर किलोमीटर। तुम इस तरीके से अगर दिल्ली की बात करो, दिल्ली में तुम्हें मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली 11,000 लोग, 11,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तुम समझ सकते हो कि दिल्ली से भी खतरनाक अगर लोग रह रहे हैं कहीं पर,
तो वहां पर क्या होता है ना कि मतलब हाईटेक टावर्स बन जाते हैं। तो दिल्ली में क्या है कि इतने सारे फ्लोर्स वगैरह नहीं बनते हैं, तो वहां पर इसीलिए उतना समझ में नहीं आता है। वहां पर यार हाईटेक टावर्स है, तो एक छोटे से जमीन पर 50-50 माले की बिल्डिंग है अगर, तो वहां पर यार लोग ज्यादा रह लेंगे। छोटे से रीजन में जगह तो उतना ही घेर रहे हैं ना, वो तो 50 मंजिले की बिल्डिंग बना ली भाई साहब। उस पर्टिकुलर एक छोटी सी सोसाइटी में पता चला कि 10,000 लोग रह रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में हम क्या देख रहे होंगे कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा लोग हो गए। मतलब एक सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ जो ठीक ठाक बहुत बड़ी सोसाइटी, 10,000 नंबर थोड़े ज्यादा बोल दिए मैंने। अगर एक 10 लोगों के परिवार के, मैं 5 लोगों के परिवार के साथ में अगर रहना स्टार्ट कर देते हैं, 100 फैमिलीज भी मिलके 500 लोग बनाएंगे। तो 100 फैमिली लगभग लगभग ऐसे ही मान लो कि एक टावर में अगर एक फ्लोर पर 4 फैमिलीज रहती है और 50 फ्लोर है, तो टोटल वहां पर 200 फैमिलीज रह रही है, और 200 फैमिलीज इंटू 5 करेंगे तो 1,000 लोग। एक ही बिल्डिंग में 1,000 लोग रह रहे हैं, छोटी सी बिल्डिंग में 1,000, तो पर स्क्वायर किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये सारी बातें तुमको समझ में आ गई। अब अगला चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग लिखना चाहते हैं यहां पर कि फैक्टर्स क्या क्या है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा क्यों होता है कि कुछ रीजन में पॉपुलेशन ज्यादा है और कुछ रीजन में पॉपुलेशन कम है? तो उसके लिए अब ऑब्वियस सी बात है यार, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहला जो अपना नोशन आएगा वो कहां से आएगा भाई? ज्योग्राफी से ही तो आएगा। तो हम लोग इसको 3 मोटे मोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करके देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पार्ट अगर हम लोग लिखेंगे इसमें, तो हम क्या लिखेंगे भाई? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। कौन कौन सा फैक्टर है भाई? सबसे पहला फैक्टर है इसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर। और जब भी हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो तुम सोचो कि क्या क्या चीजें सबसे पहले आएंगी। तुम सोचो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी इस बात की जिक्र की थी कि जितने भी बड़े से बड़े सिविलाइजेशन होते हैं, दे ऑल हैव बीन रिसाइडिंग इन नियर द विसिनिटी ऑफ रिवर्स। अरे रिवर के आसपास में तो बढ़ते हैं, क्यों भाई? क्योंकि देखो तुम्हें हवा कहीं पर भी मिल जाएगा, बारिश भी कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें एक कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ वाटर चाहिए ना। अरे भैया सारा काम तो पानी से ही होता है अपना, है ना? बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, नहाना, और फिर उसके बाद हमें पानी पीने के लिए भी चाहिए, खाना बनाने के लिए भी चाहिए, रोजमर्रा की जिंदगी में गाड़ी धोने के लिए भी चाहिए, नॉर्मली जो भी चीजें वॉश वॉश करना है, सब कुछ बर्तन धुलने के लिए, सब चीज के लिए भाई साहब क्या चाहिए? पानी चाहिए। और वो ऐसा पानी नहीं कि समुद्र का पानी ले लिया, हमें साफ स्वच्छ पानी चाहिए। और खारा पानी नहीं चाहिए, खारा पानी तो समुद्र में इफरात अवेलेबल है, लेकिन ये साफ पानी कहां से मिलता है? नदियों से मिलता है। और नदियों के इसीलिए आसपास में हमें ज्यादातर सिविलाइजेशंस देखने को मिलती थी। यहां पर ज्योग्राफिकल फैक्टर में इसीलिए सबसे पहले मैं बात लिखना चाहूंगा, वो लिखना चाहूंगा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, या फिर मैं यूं बोलूं कि फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब बेटा क्या होता है? मतलब क्लीन वाटर। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि नहीं होगा भाई? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर तो चाहिए ना हमें सारे काम करने के लिए, सब चीज के लिए। केटल्स वगैरह भी हैं, जानवर जीव जंतु कुछ भी रखोगे सबके लिए चाहिए। दूसरे नंबर पर क्या हुआ? हमें चाहिए क्या बेटा? लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म्स, जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में जापान का एग्जांपल भी दिया था कि जापान के इस डिफिकल्ट लैंडफॉर्म के होने के बावजूद भी लोग वहां पर मतलब रहते हैं। लेकिन एक बात का तुम्हें हमेशा अंदाजा होना चाहिए कि जापान में मिनरल सोर्सेस थोड़े ज्यादा हैं। इसके अलावा लैंडफॉर्म्स की अगर तुम बात करोगे तो लोग वहां ज्यादा रहना कोशिश करेंगे जहां पर मिनरल रिच सोर्सेस हैं। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊं रीजन एग्जांपल्स के तौर पर, अगर तुम देखोगे तुम्हारे पास में एक बहुत ही शानदार सा रीजन है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब यहां पर अगर तुमको समझ में आए तो ये उनमें से कुछ चुनिंदा जगहों में से इस धरती पर है जहां पर कोल और आयरन दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं एज ए मिनरल फॉर्म। तो यहां पर तुम झरिया चले जाओ या फिर रानीखेत चले जाओ, इन सब जगहों पर तुम्हें कोल माइंस बहुत शानदार तरीके से मिलते हैं। और छोटा नागपुर प्लेट्यू के इर्द गिर्द तुमको आयरन माइंस भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। इसीलिए इन दोनों के लिए स्टील एंड आयरन प्रोडक्शन या फिर स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज यहां पर धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होती है। तो आखिरकार लैंडफॉर्म्स ही तो है जो कि यहां के सेटलमेंट्स के बारे में बता रहा है। मतलब कि देयर आर सर्टेन मिनरल्स ऑन विच हम लोग ये सारी फेवरेबल कंडीशंस की बात कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या है भाई? प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स
दूसरा यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई लैंडफॉर्म्स जो होता है, अगर लैंडफॉर्म हमारा प्लेन रहा, प्लेन एरिया रहा, तो यहां की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और अगर यहां का डिफिकल्ट टेरेन रहा, डिफिकल्ट टेरेन मतलब डिफिकल्ट लैंडफॉर्म रहा, तो ये पॉपुलेशन कम हो जाएगा। मतलब ये जो एरो है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग पॉपुलेशन, यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा, यहां पर पॉपुलेशन कम। तुम देखो ना, पहाड़ों में कहां ज्यादातर लोग रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो रोजमर्रा का जिंदगी है ना, वहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि जो वहां के डिफिकल्ट टेरेन्स होते हैं, उनको ओवरकम करने में ही उनका बहुत सारा समय दिन भर का चला जाता है। तो उनको प्रोडक्टिव काम करने के लिए समय और हिम्मत और ताकत, सारी चीजें कम पड़ जाती हैं, और इसीलिए वहां पर उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। लोग नॉर्मल तरीके से अपने मतलब बेसिक चीजों को, एग्रीकल्चर वगैरह यही सब चीज करते रहते हैं वहां पर, तो इसीलिए वहां पर तुमको लोग कम मिलेंगे। छोटा नागपुर, प्लेट्यू, मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया। यूनिक प्लेसेस जहां पर हमने क्या पढ़ा? कोल एंड आयरन अवेलेबिलिटी, कोल एंड आयरन अवेलेबिलिटी साइमल्टेनियसली। चलो कमेंट सेक्शन में मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ऐसा इस अर्थ पर दूसरा और कौन सा जगह है जहां पर कोल और आयरन एक साथ मिलते हैं? कौन सा कंट्री है और उस कंट्री का कौन सा रीजन है, वो तुम्हें जरूर से यहां पर बताना है। नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर हम लोग बोल सकते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है भाई, क्लाइमेट। तीसरा हम लोग लिखते हैं क्लाइमेट। देखो, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए हम लोग को कैसा कम चाहिए होता है? सबसे ज्यादा अगर तुम पॉपुलेशन देखोगे तो तुमको मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो सूटेबल मिलेगा। मॉडरेट टाइप, बेस्ट सूटेबल अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हारे लिए आता है ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसको बोला जाता है कि दिस इज द बेस्ट सूटेड टाइप ऑफ क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसके अलावा हमारी अगर कुछ रिवर्स वगैरह, वाटर की अवेलेबिलिटी किसी और ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलती है, तो वहां की भी पॉपुलेशन तुम्हें ज्यादा देखने को मिलेगी भाई। ट्रॉपिकल कंट्रीज में यूजुअली पॉपुलेशन ज्यादा इसलिए भी होती है क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चरल लैंड काफी ठीक ठाक मिल जाता है, और इसी के लिए हमें यहां पर क्लाइमेटिक फैक्टर्स को भी कंसीडर करना चाहिए। और चौथा और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग बोल रहे हैं यहां पर, सॉइल। क्योंकि जमीन उपजाऊ है कि नहीं, यह बात बहुत जरूरी है। एक तरफ गंगा यमुना दोआब का वो रीजन, और दूसरी तरफ चंबल की घाटियां, जहां पर टॉप सॉइल कंप्लीटली इरोड हो चुका है। तुमको पता है कि वहां पर अब लोग नहीं रहते, किसी जमाने में डाकू रहते थे, लेकिन अब शायद वो भी सरकार के कड़े नियमों के अनुसार वो लोगों ने भी अपना हथियार डाल दिया है, नीचे रख दिया है, और वहां पर अब वैसे तो खतरनाक नहीं है, मार्शी लैंड है पूरा का पूरा, अभी भी बंजर जमीन है वहां पर, गलीज, इरोजन, टॉप सॉइल इरोडेड है, कोई खेती नहीं होती वहां पर, वहां का पानी की सुविधाएं बहुत कम मिलती हैं। अपने आप में बहुत ही खतरनाक सा रीजन है। और दूसरा वो रीजन जहां पर गंगा यमुना रीजन में, गंगा यमुना दोआब रीजन में, जहां पर खूब सारे फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल्स मिलते हैं, और वहां की फर्टिलिटी काफी अच्छी है कि किसी भी प्रकार का तुम पौधा या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये बेसिकली हमारे सॉइल के ऊपर है। तुम यहां पर कॉन्ट्रास्ट दिखा सकते हो सॉइल में, एक तरफ क्या लिखा हमने? गंगा यमुना दोआब, और दूसरी तरफ हमने क्या लिखा? दूसरी तरफ मैंने बताया तुम्हें गंगा यमुना दोआब, और दूसरा क्या बताया यार मैंने तुम्हें अभी? कोई भी डिजर्ट एरिया, मार्शी लैंड, हाँ चंबल। तो पॉपुलेशन ज्यादा कहां रहेगी भाई? ऑब्वियस सी बात है कि पॉपुलेशन यहां पर ज्यादा रहेगी, और यहां पर पॉपुलेशन क्या होगी? कम होगी। और ये किस पे? क्योंकि चंबल जो है वो क्या बुलाते हैं हम उसको? इसको बुलाते हैं बेटा हम लोग बैड लैंड्स, बैड लैंड्स। टॉप सॉइल इज कंप्लीटली इरोडेड, लिख लेना कभी कभी दिक्कत आए तो ये तो हो गया हमारा पहला फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर। लेकिन अगर दूसरे फैक्टर की हम बात करें तो हमारे पास में क्या आएगा पता है? अरे भैया पैसा पैसा पैसा, बिना पैसा की दुनिया नहीं चलती है। तो इसीलिए क्या आएगा अपने लिए? इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर इज द नेक्स्ट वन। दूसरा हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, दूसरा है अपने लिए क्या? इकोनॉमिक फैक्टर। बिना पैसे के कुछ नहीं होना है, बिना पैसे के भैया कुछ नहीं होना है। तो इसीलिए यहां पर इकोनॉमिक फैक्टर्स की अगर हमने बात की तो यहां पर सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर्स जो इंक्लूड होता है, जैसा मैं तुम्हें अभी बता भी रहा था, लैंडफॉर्म्स के साथ साथ यहां पर देखने को मिलेगा तुम्हें सबसे पहले नंबर पर मिनरल्स। क्योंकि मिनरल्स जहां पर अवेलेबल रहा है
वहां पर लोग अपने आप पहुंच के उसको एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। वो किसी भी प्रकार के ओर के फॉर्म में हो सकता है, वो डायरेक्टली किसी डायमंड या फिर गोल्ड के भी भंडार में हो सकता है, वो कोल माइंस हो सकते हैं, या फिर निकलने वाले बॉक्साइट के माइन हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इनफैक्ट पेट्रोलियम रिजर्व्स, ये सारे के सारे मिनरल्स सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलकर बन रहे हैं। कुछ ना कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, कुछ बाकी ग्रेनाइटिक रॉक्स हैं, कुछ अपने अलग तरीके के हैं, लेकिन ये सब जो है वो मिनरल्स का ही खेल है, जहां पर ज्यादातर लोग जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। कहीं रेड सैंडस्टोन है तो कहीं गुजरात का ग्रेनाइट है। इन सब जगहों पर लोग अपने अपने मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं। इकोनॉमिक फैक्टर में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको कि लोग हमेशा से अपना एक सही चीज मानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? अर्बनाइजेशन। अच्छा, यहां पर एक मैं रिलेशन तुम्हें और बता देता हूं। देखो, जब भी यहां पर मिनरल्स की बात हो रही है तो मिनरल्स विल ऑलवेज ऑलवेज अट्रैक्ट इंडस्ट्री। और जब इंडस्ट्री आएंगे तो इंडस्ट्री के साथ साथ कौन आएगा? लेबर भी आएगा। अब लेबर जो है या फिर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय, वो भी बहुत आएंगे। तो यहां पर ब्लू कॉलर्ड, यहां पर व्हाइट कॉलर्ड एंड पिंक, बहुत सारे लोग यहां पर सब आना स्टार्ट कर देंगे, यहां पर आना स्टार्ट कर देंगे। और इनके साथ साथ आएगी इनकी क्या? फैमिली। लेबर के साथ इनके साथ क्या आएगी भाई? फैमिली। फैमिली में होंगे बच्चे, तो फैमिली को क्या क्या चाहिए भाई? बेसिक नीड्स तो चाहिए, हेल्थ चाहिए ही चाहिए, हेल्थ सेक्टर्स में हॉस्पिटल खोलने ही पड़ेंगे। बच्चे हैं तो इनको स्कूल्स, या फिर हम सीधे लिख सकते हैं कि इनके एजुकेशन का भी पूरा ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। और इनके लिए आपको, इन्हीं फैमिली के लिए घूमने टहलने का भी जगह हो, तो इनके लिए आराम से कोई ना कोई लेजर पीरियड भी होना चाहिए, जहां पर ये जाके इंटरटेनमेंट के लिए कहीं चले जाए। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं हम लोग, खाने पीने का कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। बट दिस इज द रीजन वाई मिनरल्स अट्रैक्ट्स द पॉपुलेशन। बात समझ में आई ना? दूसरा हमने क्या बोला? अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन जो है ना, वो हमेशा और हमेशा से क्या रहा है? एक प्रकार से लोगों को एक नई अपॉर्चुनिटी का एक बहुत बड़ा अवसर प्रोवाइड करता है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? अर्बनाइजेशन का बहुत ही सिंपल मतलब अगर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूं तो अर्बनाइजेशन सिंपली हमें क्या दर्शाता है कि सिटीज के पास में देखो बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको कि हम अपने गांव में या फिर अपने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, थर्ड सिटीज, थर्ड टीयर सिटीज में, 3 टीयर सिटीज जिनको हम बोलते हैं, वहां पर हमारे पास में ये सारी सुविधाएं नहीं मिलने को देखने को मिलेंगी। और इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन का शिफ्ट है फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्बनाइजेशन। तो यहां पर क्या लिख सकते हो? शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, इसी को हम क्या बोलते हैं? अर्बनाइजेशन बोलते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर में हमारे पास में तीसरा सबसे शानदार चीज आती है, जिसको कि हम लोगों ने ऊपर एक चीज के लिए वापस से जिक्र किया भी था। हम यहां पर तीसरे नंबर पर लिखते हैं क्या बेटा? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, कहानी पूरी यही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज के अलग अलग लोकेशंस हो सकते हैं। इंडस्ट्रीज जो है वो कैसे भी हो सकती हैं। ये इंडस्ट्रीज हो सकती हैं प्राइमरी सेक्टर्स की, ये हो सकती हैं सेकेंडरी सेक्टर्स की, और ये हो सकती हैं टर्शियरी सेक्टर्स की, ये हो सकती हैं क्वार्टनरी सेक्टर्स की, ये हो सकती हैं क्वीनरी सेक्टर्स की। हाँ भाई, ये सब अलग अलग है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, क्वीनरी, ये किसी भी प्रकार की इंडस्ट्रीज यहां पर हो सकती है। और इन इंडस्ट्रीज में लोग जो काम करने वाले होंगे, अभी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, दिस इज नॉट ऑलवेज अबाउट मैन्युफैक्चरिंग समथिंग। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, कि ये हमेशा जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो देर आर ऑलवेज एंड ऑलवेज गुड्स along with सर्विसेज। इंडिया का वैसे ही आईटी सेक्टर बहुत शानदार है, तो इंडिया तो हमेशा कहीं पर भी जाता है तो अपने आईटी सेक्टर्स को बेचने की कोशिश करता है, मतलब कि वहां पर उसका थोड़ा गुणगान गाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी स्ट्रेंथ है। इसीलिए इन इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में हम लोग इन सब चीजों को भी काउंट कर सकते हैं।
और आखिरी हमारे पास में क्या आता है भाई, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स। यहां पर लास्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, लास्ट हमारे पास में है सोशल कल्चरल फैक्टर्स। देखो सोशल और कल्चरल फैक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे लिए आती है, वो है रिलीजन। रिलीजन हम सभी के लिए बहुत ही एक एस्टीम्ड प्लेस लेके आता है। तुम देखोगे कि कहीं पर भी कोई तीर्थ स्थान है, कहीं पर भी कोई हज करने जाता है, या फिर कोई ज्योतिर्लिंग की पूजा करने जा रहा है, सभी ज्योतिर्लिंग में, शक्तिपीठ में जा रहा है, उन सब जगहों पर भीड़ एकदम से बढ़ जाती है। अच्छा, जब भी ये सारे रीजन्स बनते हैं तो इन सभी रीजन्स के साथ ऐसा नहीं कि लोग वहां पर परमानेंट सेटल होने गए हैं, नहीं, दर्शन करके वापस आ जाएंगे, वहां पर जाएंगे, चरण स्पर्श करेंगे, या फिर जो भी तुम्हारे रिलीजियस तुम्हारे नॉर्म्स होंगे उनको फॉलो करते हुए जितने भी एक्शन हमें करने वो सारे एक्शन वगैरह कर करा के हम वापस आ जाएंगे, वहां बसने थोड़ी ना गए। लेकिन चूंकि कॉन्टिन्यूअस लोग वहां पर आते रहते हैं आते रहते हैं, तो जो गरीब तबका है उसको एक मौका मिलता है कि यार यहां पर जब रेगुलर बेसिस पर लोग आ ही रहे हैं तो क्यों ना यहाँ एक छोटी सी दुकान खोल के बैठ जाए, जहां पर हम चुनरी देंगे, अगरबत्ती देंगे, धूप बत्ती देंगे, प्रसाद का कार्यक्रम यहां पर देखेंगे, लोग आराम से चप्पल यहां उतार के जाएंगे, उसके बदले में हमें पैसे मिलेंगे। अल्टीमेटली क्या है, वो हमारा कल्चर, वो हमारा जो प्रॉपर सोशल फैक्टर है वो भी रिस्पॉन्सिबल है हमारे ऐसे ही डेमोग्राफिक शिफ्ट के लिए। यूजुअली ऐसे जगहों पर उतना ज्यादा अभी तक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ था, लेकिन रिसेंटली सरकार ने स्पेशली यूपी के अंदर में काफी हद तक कंट्रोल्ड ग्रोथ दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट हम लोग के पास में आता है, देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, डेंसिटी और हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है। अब हम लोगों का जो तीसरा हिस्सा था इस पूरे चैप्टर का, वो है हमारे लिए क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब दो तरीके से है। पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर हम देखते हैं, मतलब कि अमाउंट ऑफ चेंज इन द पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर टाइमलाइन, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है, चेंज in the total number of people living in a particular area for a limited period of time। तो हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ तो बहुत ही सिंपल तरीके से चेंज करने की बात कर रहा है। चेंज क्या है, इस चीज को, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, चेंज इन द पॉपुलेशन। एक पर्टिकुलर एरिया में अगर कुछ भी हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि हम लोग दो आइडेंटिकल ऐसे ही ब्लॉक्स ले लेते हैं, अब यहां पर जरा ध्यान देना, यहां पर हमने बोला कि ये जो पॉपुलेशन इस एरिया का निकाल रहे हैं 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर, वही सेम एरिया यहां पर भी है। बस ये जो भी हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम सन 2000 के लिए, ईयर 2000, और यहां पर हम देख रहे हैं ईयर 2026। अब अगर इन दोनों चीजों को अगर हम डिफरेंशिएट करने की बात करें, तो 2026 को अगर हम डिफरेंशिएट करें 2000 से, 26 साल बीत चुके हैं, तो मे बी इट इज पॉसिबल कि यहां पर पहले के जमाने में कुछ लोग यहां पर रहते होंगे, कुछ महिलाएं, तो यहां पर कुछ पुरुष भी रह रहे हैं, और इनके चुन्नू मुन्नू बच्चे भी हैं, कुछ बच्चियां हैं और कुछ यहां पर चिबिल्ले बच्चे भी हैं। अब मान लेते हैं कि यही सेम टू सेम पॉपुलेशन जो है वो 2026 में गई अगर, तो 26 में देर आर सर्टेन चेंजेस क्या हुई, जो हमारी महिलाएं थी वो काफी अच्छा। यहां पर एक चीज और बनाना था मेरे को, कि यहां पर कुछ हमारे सामने क्या होंगे, बुजुर्ग लोग भी होंगे।
तो अब की बार हमने देखा कि अच्छा ठीक है भाई ये सारे लोग हैं, तो व्हाट एल्स। अब यहां पर हमने देखा कि इन 26 सालों के बाद, 26 सालों के बाद हमारे पास में कुछ ये यंग महिलाएं मिली हमें, हमारे पास में कुछ बूढ़े बुजुर्ग बचे रह गए अब तक, उसके बाद में कुछ नए बच्चे पैदा हो गए, और कुछ चिबिल्ले बच्चे भी पैदा हुए भाई, और इसके साथ साथ देयर आर सर्टेन मेन। तो अब तुम जरा देखना यहां पर अगर हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं भाई, यहां पर अगर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 पीपल, 17 पीपल एक पर्टिकुलर एरिया में, 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 2000 में कुछ इस प्रकार से थे। अब ये कांस्टेंट तो रही नहीं, मैंने क्या बोला, बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर कुछ लोग मान लेते हैं, अब कितने हो गए, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, अब मान लेते हैं यहां पर 19 पीपल हो चुके हैं, 19 पीपल हो गए भाई। अब क्या करें, अब तो 2 लोग बढ़ गए ना, 2 लोग किस में बढ़े भाई, 2026 में। तो हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ की जब भी बात करते हैं तो ग्रोथ का मतलब जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं कि चेंज कितना हुआ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो हमने बोला कि हाँ भाई ये जो क्या बोलते हैं, अगर इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लें, और सिंपल करने का मतलब क्या है कि इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट लाइक ईयर 2000, अगर हम यहां पर इस चीज को ईयर 2025 लिख दें, तो एक साल में कितना बदलाव आया, एक साल में कितना बदलाव आया, एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितना बदलाव आया। और इनका 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का एरिया है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ईयर 2025 में, ईयर 2025 में, इन 2025 टोटल पॉपुलेशन कितनी थी भाई, यहां पर टोटल पॉपुलेशन थी 17। लेकिन जब भी हम अगले साल की बात कर रहे हैं, इन 2026, टोटल पॉपुलेशन एंड इंक्रीज टू 19 पीपल। यही है तुम्हारे लिए क्या, ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। लेकिन हम लोग इस ग्रोथ को ना हमेशा रेट में मेजर करते हैं, कितने दर से आगे बढ़ रहा है। तो यहां पर अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निकालनी है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो हमारे पास में एक अलग से जगह पर लिख लेता हूं कि अब हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए पॉपुलेशन का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट चाहिए अगर हमें, तो बड़ा ही आसान है हमारे लिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निकालना, कैलकुलेट करना। क्यों, क्योंकि इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को हम लोग 2 तरीके से काउंट कर सकते हैं, 2 तरीके से काउंट कर सकते हो। एक पहला हम लोग यहां पर लिखते हैं क्या, पहला हमारे पास में आता है सिंपल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। यहां पर हम लोग लिखते हैं नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, और वहां पर दूसरे साइड पर हम लोग लिखते हैं क्या, नेचुरल ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। चलो यहां पर रेट हटाई देते हैं। हाँ। अब समझना जरा यहां इस बात को वापस से, मैं तुम लोग के लिए क्या कर रहा हूं, एक डब्बा, इस डब्बे में कई सारे लोग, और यहां पर बहुत सारा, यहां पर अलग अलग लोग अब यहां पर रहने लग रहे हैं। ये महिलाएं, ये पुरुष, ये बूढ़े, और ये बच्चे। कुल मिला जुला के हमारे पास में रंग बिरंगा पॉपुलेशन यहां पर है। इस सिचुएशन में अगर हम लोग यहां इस पूरे जोन को देखें, इस जोन में भी वैसे तो कुछ कुछ चीजें हम ले ही सकते हैं, जैसे कि हमने कुछ बच्चों को देखा, हम लोगों ने डेफिनेटली कुछ महिलाओं को देखा, कुछ पुरुषों को देखा,
और फाइनली हमने कुछ बुजुर्ग को देखे। तुम देख सकते हो कि नॉर्मल ग्रोथ रेट यहां से यहां तक का जो पूरा सफर है ना, इस पूरे सफर में हम लोग लिखते हैं इस चीज को हमेशा और हमेशा कि भाई देखो ये जो पूरा का पूरा जो हम अभी बेसिक देख रहे हैं वो हमारे लिए एक मतलब ईयर लॉन्ग प्रोसेस है। कुछ साल लगे होंगे यहां से यहां तक पहुंचने में। तो डेफिनेटली दिस हैज टू बी वेरी मच डायरेक्शन ओरिएंटेड अलोंग विद द टाइम। इस डायरेक्शन में टाइम बढ़ता जा रहा है। तो अगर मुझे नेचुरल ग्रोथ की बात करनी है, नेचुरल ग्रोथ, तो मैं ये सिंपली देखूंगा कि यहां पर कितने लोग हैं जो कि न्यूली बॉर्न है। हम देखेंगे यहां पर टोटल नंबर ऑफ नेचुरल डेथ, टोटल नंबर ऑफ नेचुरल डेथ क्या है। तो हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी पॉपुलेशन अभी करेंटली है उसमें हम लोग न्यू पॉपुलेशन, जो पुराना डेटा था हमारे पास में, उसमें जितने भी नए पैदा हुए वो और जितनों की डेथ हो गई वो उनको माइनस कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा भाई, नेचुरल ग्रोथ रेट आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ये नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं एक तो हो गया अपने पास में नेचुरल ग्रोथ रेट, लेकिन अगर हम लोग एक्चुअल ग्रोथ चाहते हैं, यहां पर नॉर्मल की जगह वैसे तुम एक्चुअल लिख लो तो ज्यादा बेहतर आएगा। यहां पर बेटा एक्चुअल लिख लेना, एक्चुअल। लेकिन अगर हम एक्चुअल ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल ग्रोथ रेट में अगर तुम वहां ध्यान दोगे तो यहां पर ये तो करना ही करना है जो वहां लिखा है, मतलब कि जो भी न्यू बर्थ हैं उनको ऐड कर दो, जितने भी डेथ हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। इसके अलावा बहुत सारे लोग बाहर से इस शहर में आए होंगे, मानते हैं शहर का कुछ हम मेजर कर रहे हैं, तो जितने भी लोग बाहर से आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट्स बोलते हैं। और जहां से वो लोग आते हैं उस जगह पर उनको इमिग्रेंट्स बुलाया जाता है। तो यहां फिलहाल के लिए हमारे पास में क्या है, इमिग्रेंट्स। ये आए होंगे और कुछ ऐसे ही इमिग्रेंट्स चले भी गए होंगे। तो ये हमें ना एक्चुअल पिक्चर देगा, ये हमें एक्चुअल पिक्चर देगा। और इसी एक्चुअल चीजों की ही हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहां पर हम लोग इसके बेसिस पर ही समझना चाहते हैं कि ये जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, ये ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जो एक्टिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, ये बढ़ भी सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि चाइना की करंट पॉपुलेशन ग्रोथ अगर मैं तुम्हें दिखाऊं यहां पर, देखो ये तुम देख सकते हो यहां पर 2024 का डेटा है, 8 बिलियन क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। ये हमने देखा था अभी। और ग्लोबल ग्रोथ रेट दिखाता हूं मैं तुम्हें, ईयरली ग्रोथ रेट जो हम लोग देख रहे थे वो देखो कुछ इस हिसाब से है कि कुछ 2% का इजाफा देखने को मिल रहा था। 2% के बाद में कहीं स्पाइक भी हुआ था 1965 में और फिर उसके बाद लगातार डिक्लाइन फेज में ही है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको भी हम अपने साथ में टेबल पर ऐड कर लेते हैं ताकि तुम्हारे रिवीजन के लिए ये एक शानदार सा एक इंट्रोडक्टरी फेज तो तैयार हो ही जाए। ये भाई, ये क्या है अपने लिए, ईयरली ग्रोथ रेट। अब तुम देख सकते हो कि ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब कि इस बात में कोई भी शक, दुविधा या ऐसा कुछ नहीं है कि ये इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा। तो हम बोल सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग ट्रेंड है, बट स्टिल आवर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। अच्छा, ये सारी बातें तो हो गई। अब कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं क्या,
कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। क्या तुमको वो नहीं समझ में आया था क्या? अरे पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रोथ रेट। अरे सुनो, ध्यान सुनो, एक बार फिर से सुन लो कि जहां पर लगातार हर साल जनसंख्या बढ़ती जा रही है वहां पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, और जहां पर हर साल पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है वो एक नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो यहां पर कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में हम दो चीजों की बात कर, इनफैक्ट तीन चीजों की बात करते हैं, और वो है हमारे लिए बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। तो जब भी हम बर्थ रेट की बात करते हैं, सबसे पहला पैरामीटर क्या है यहां पर? बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब है कि हर 1000 लोगों पर कितनी जनसंख्या में से कितने नए बच्चे पैदा हुए हैं। मतलब कि हम यहां पर लिखते हैं कि ये न्यूली बॉर्न जो हैं, न्यूली बॉर्न डिवाइडेड बाई द मिड पॉपुलेशन ऑफ द ईयर। मिड पॉपुलेशन ऑफ द ईयर इंटू 1000 कर देते हैं, आ जाएगा भाई। अभी देखो भाई, मतलब कि 1000 लोगों पर कितने नए बच्चे पैदा हुए हैं इस पॉपुलेशन में वो पता चल जाएगा। सिमिलरली जो हमारा डेथ रेट होता है वो भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है। डेथ रेट की अगर तुम बात करोगे तो नेचुरल डेथ डिवाइडेड बाई सेम टू सेम, जैसे यहां लिखा हुआ है वही सेम टू सेम यहां पर भी लिखा गया है। मेरे पास तो दिव्य शक्तियां हैं, इंटू 1000। अब सिमिलरली ये तो हमें पता चल जाएगा बर्थ रेट क्या है और हमारे पास में डेथ रेट क्या है। मान लेते हैं कि बर्थ रेट कहीं का 15 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 1000 लोग हर साल 15 नए बच्चे पैदा कर रहे हैं, यही बात होती है। और डेथ रेट का मतलब क्या है कि उन 10,000 लोगों में या 1000 लोगों में कितने वृद्ध लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम लोग? यहां पर हम लोग बेसिकली क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट की बात करते हैं। तो जो भी अभी हमने लिखा है, दिस इज बेसिकली द क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट। बहुत ही बेसिक चीजें हमने लिखी है, ऐसा कोई बहुत तूफानी चीज नहीं लिखा है। अब यहां पर ना एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। माइग्रेशन यहां पर क्या होता है? एक होता है हमारे पास में प्लेस ऑफ ओरिजिन और दूसरा होता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। प्लेस ऑफ ओरिजिन मतलब जहां से जो जैसे जा रहा है और जहां तक पहुंच रहा है। मतलब कि यहां पर वाले लोग अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनको क्या बुलाएंगे हम? उनको बुलाएंगे इमिग्रेंट्स। और ऐसे जहां पर तुम पहुंच रहे हो वहां पर तुम क्या कहलाओगे? वो कहलाओगे तुम इमिग्रेंट। इमिग्रेंट जहां तुम पहुंच रहे हो। अच्छा, जो प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है वहां पर तुम अगर कहीं बाहर जाना चाहते हो तो देयर विल बी सम पुश फैक्टर। पुश फैक्टर क्या है भाई? पुश फैक्टर क्या है कि भाई मेरी वाली की तो अब शादी हो गई, अब यहां रहने का क्या ही मतलब है ना? तो ये क्या है? तुम बोले यार, अरे ऐसा नहीं, मतलब मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ। जैसे तुम बोल रहे हो कि सर यहाँ पानी नहीं है सर, सही से पानी कभी आता है कभी नहीं आता है, बिजली नहीं है, 8 घंटे की लाइट आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कोई स्किल सीखने का कोई इक्विपमेंट नहीं है हमारे पास में, कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है, रोड्स रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं है। दोस्त यार जो है वो सब किराने की परचून की दुकान खोलकर बैठ गए। अब उनसे बातचीत करो कि उनकी मेंटालिटी ऐसी है कि मेरा उनसे बनता नहीं है, अब मेरे को चाहिए थोड़ा ज्यादा। ये सब के सब क्या है बेटा? पुश फैक्टर, जो तुमको धक्का दे और बोले कि निकलो यहां से, पतली गली पकड़ो और फटाफट 9 तो 11 लो, निकल लो बेटा तुरंत के तुरंत। और दूसरा क्या बोल रहा है? प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पर क्या तुम्हें मिलेगा? यहां पर बेटा तुमको मिलेगा क्या? पुल फैक्टर्स। यहीं पर तुम्हें मिलेंगे पुल फैक्टर्स। पुल फैक्टर्स मतलब जो कि तुम्हें लुभाएंगे कि अरे श्याम बाबू आओ तो एक बार, दिल्ली पधारो तो एक बार, देखो क्या जबरदस्त भाई साहब, खड़े खड़े अभी पहला कदम तुम ऐसे स्टेशन से उतार कैसे रखोगे और उतने दूर में तुमको 50,000 रुपए की महीने की जॉब तुरंत ही ऑफर कर देंगे।
बोले यार ये सही चीज है यार, 50,000 तो बहुत होते हैं। अब ये कोई नहीं बताएगा वहां रहने खाने खर्चा ही 25,000 रुपया है। तो बेसिकली क्या है कि पुल फैक्टर्स तो बहुत है ना, चकाचौंध। अरे फ्यूचर में यार जो भी बच्चे बच्चे पैदा होंगे कभी, उनके लिए तो जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम है यार दिल्ली में। दिल्ली एनसीआर रीजन में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं। कुछ भी हेल्थ डिफिसिट होते हैं, मम्मी पापा को तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल ले जाऊंगा मैं, तो बड़े सारे हॉस्पिटल्स यहाँ पर हैं। तो कुल मिला जुला के तुम्हारे पास में क्या है, पुल फैक्टर तुमको खींचती है कि अरे बेटा आओ तो एक बार, आओ तो एक बार, मजा ही आ जाएगा भाई, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। तो इसीलिए तुम भग जाते हो वहां पर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। इस प्रोसेस का नाम है मूवमेंट, हम बोलते हैं। अगर ऐसा होता है मूवमेंट ऑफ पीपल, इसी को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। अब यहां पर एक और चीज है कि ये जो माइग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, ये कहां से कहां तक हो सकता है। हमने बोला प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या हो सकता है, तो दो ही चीजें हैं। या तो यहां पर क्या होगा, रूरल टू अर्बन होगा, या फिर रूरल टू रूरल ही होगा। तो बोलोगे अरे सर ये तो फर्जी है, तो कोई नहीं करेगा। अरे सुन तो लो पहले, अर्बन टू रूरल होगा। अर्बन टू रूरल तुम बोलोगे अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर। अरे कोविड-19 याद करो भैया, सारे शहर के लोग कहाँ घुस गए थे, राहुल, अरे रूरल एरियाज में अपने चले गए थे। रूरल एरियाज में वहां जाने के बाद जो उनके राहुल या फिर सोहन, जो भी उनके सगे भाई थे, उन्होंने देखा अरे यार ये तो पूरा खेत हड़प के बैठा है भाई साहब, हम 10 साल बाद आ रहे हैं, हमारे जिम में कुछ है ही नहीं, केस फाइल करो पहले तो इसके ऊपर। तो हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केसेस कोविड के टाइम पर बहुत ज्यादा बढ़ गए थे भाई साहब, कोर्ट केसेस बहुत। क्यों? क्योंकि लोग इतने दिनों के बाद अर्बन एरिया से रूरल एरिया पर आ रहे थे। एंड डेफिनेटली देयर आर सम अर्बन टू अर्बन माइग्रेशंस। हाँ ऐसा होता है ना कि तुमको प्रमोशन मिल गया, कोई नई कंपनी है जो कि दूसरे शहर में है, तो तुम क्या करते हो, वहां पर बुरिया बिस्तर बांधते हो और उठ के भग जाते हो। जैसे कि मैं भी क्या करता हूँ, अर्बन टू अर्बन ही माइग्रेट कर रहा हूँ, खाना बदोशी में जिंदगी जी रहा हूँ। कभी दिल्ली रहता हूँ, कभी इंदौर, कभी जयपुर, कभी चंडीगढ़, कभी लखनऊ, कभी पटना, कभी इलाहाबाद, कभी बैंगलोर, सब ऐसे चल रहा है। सभी सभी बड़े शहर हैं, है ना, सभी बड़े शहर है। तो मैं अर्बन टू अर्बन मूव करता रहता हूँ। तो वैसे ही समझ लो, दीज आर द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन। आई होप कि ये भी अब तुम्हारे लिए काफी हद तक सही हो चुका है। और हमारा एक टॉपिक जो आता है वो आता है ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। यही हमारे लिए आखिरी टॉपिक है अभी का। हम लोग लिखते हैं इसमें क्या, कि ट्रेंड्स क्या है भाई अभी के लिए, ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब यहां पर अगर तुम ध्यान दोगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ में कुछ कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बदलाव क्या है, हमने अभी भी पढ़ा था कि ह्यूमन पॉपुलेशन पिछले 500 सालों में अपना 10 गुना हो गया है। 500 सालों में 10 गुना हो गया है। और दूसरा, हम लोग ऐसे ऐसे चीजें लिखते हैं कि जैसे क्या है, ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, कि पॉपुलेशन 10 टाइम्स हो चुकी है फ्रॉम पास्ट 500 ईयर्स। हम बोल रहे हैं कि जो एवरेज इंक्रीज ऑफ 1 बिलियन पॉपुलेशन है, ये कौन लेके आता है, एवरेज इंक्रीज इन कितने सालों में होता है, हम बोल रहे हैं कि हर 12 सालों में, एवरी 12 ईयर्स। एवरी 12 ईयर्स, 12 सालों में। अरे पहले 1970 में मैंने बताया था ना कि कितना, एक एक आध बिलियन बनने में बहुत टाइम लगते थे, 25 साल लगते थे। उससे पहले 65 साल लगते थे, 100-200 साल लगते थे। अभी मुश्किल से 12 सालों में पॉपुलेशन डबल, और पॉपुलेशन की संख्या भी बहुत बड़ी है भाई साहब। पहले तो 50,000 का 1 लाख होता था, अब भाई साहब सीधे सीधे 6 बिलियन से 7 बिलियन से फिर 8 बिलियन, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम्स में देखने को मिलते हैं। अच्छा, 12 साल में हम देख रहे हैं भाई, 12 साल में लगभग लगभग 1-1 बिलियन पॉपुलेशन हर बार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है,
अब यहां पर नेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं कि 2050 तक आते आते क्या 10 बिलियन का टारगेट हिट हो सकता है? हो भी सकता है भाई। अभी अभी हम लोगों ने प्रेडिक्शन देखा है ना, 9.66 तक पहुंच जा रहा है। 9.6 बोले तो क्या 10 बिलियन पॉपुलेशन। तो हम लिख सकते हैं कि इस ग्रोथ रेट से, बाय दिस ट्रेंड, हम बोल रहे हैं कि बाय 2050 10 बिलियन प्लस पॉपुलेशन होने की संभावनाएं हैं। अच्छा, इंडिया ना अभी तक अपने लिए बड़ा खुश रहता है कि यार पॉपुलेशन ज्यादा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि यहां पर ना यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है। मतलब कि सबसे ज्यादा लोगों की संख्या पूरे विश्व में, जो कि 25 साल से 35 साल में, 25 ईयर से 35 ईयर्स के बीच में, वो सबसे ज्यादा इंडिया में है। बट विडंबना ये है कि ये जो लोग हैं, इनके पास में प्रॉपर स्किल्स नहीं है अभी तक। मतलब कि इंडस्ट्री रेडी स्किल्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंपनी आए, इंडस्ट्रीज आए, इनको डायरेक्टली हायर करके ले जाएं। कुछ लोग होंगे 2 4 10 50 100 200 1000 500 10 लाख, हाँ मतलब कोई भी एक नंबर हो सकता है भाई। ग्रेजुएशन में पता नहीं कितने लोग हैं जो अभी इस बार पास आउट हुए हैं, लेकिन उन सबके पास में जॉब नहीं है। जॉब नहीं होने का रीजन क्या है? कि उन्होंने, उनके कॉलेज में कुछ पढ़ाया गया नहीं है और उन्होंने खुद भी कुछ पढ़ा नहीं है। तो इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, यहां पर एक बहुत ही बढ़िया चीज लिखी गई है, द रिलेशनशिप बिटवीन द साइंस एंड टेक एंड पॉपुलेशन। तुम समझो इस चीज को कि बिना साइंटिफिक एडवांसमेंट के, बिना साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप किए हुए हम इस पॉपुलेशन को इतना तेजी से बढ़ा ही नहीं सकते थे। और इसी से रिलेटेड भी एक और चीज आती है, जहां पर हम लोग बात करते हैं किसके लिए? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की बात करते हैं। यहां पर तुम समझना इस चीज को, क्या है? ट्रांजिशन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये बहुत सिंपल बोलता है कि भाई देखो, अगर हमने एक एक्सिस पर पॉपुलेशन जैसा कुछ चीज देखने की कोशिश की है, और दूसरे दूसरे सिचुएशन पर मान लेते हैं कि हमने क्या बोला है, अभी मैं बता देता हूं। मैं इस वाले एक्सिस पर बेसिकली कोर अपना जो था सीबीआर, बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट की बात कर रहा हूं। चलो कलर अलग अलग कर देता हूं। हम लिखते हैं क्रूड बर्थ रेट, या फिर हम बात कर रहे हैं इधर साइड में क्रूड डेथ रेट। तो हम क्या देखते हैं कि शुरुआती दौर पर पॉपुलेशन जो है, और यहां पर क्या है भाई? इस वाले कॉलम में क्या है? ये टाइम है अपने लिए। तो हम क्या देखते हैं कि सीबीआर जो है, बर्थ रेट जो है, वो पहले थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन एक टाइम के बाद जो है वो डिप करता है और फिर हल्का हल्का फ्लक्चुएट करता रहता है। सिमिलरली अगर हम डेथ रेट की इस तरीके से बात करें, तो डेथ रेट भी काफी हद तक फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन एक टाइम आता है जब वो बहुत हल्के चेंजेस के साथ में मिक्स हो जाता है। तो ये जो रीजन है ना, ये रीजन हमें 3 अलग अलग फेसेस के बारे में बताने की कोशिश करता है। 3 अलग अलग फेज। पहला फेज ये है, और दूसरा फेज ये है, और तीसरा फेज इसके आगे। यहां पर हम लोग लिखते हैं क्या? दिस इज बेसिकली स्टेज 1। और ये जो स्टेज 1 है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग सम प्रिमिटिव सोसाइटी। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएशन ज्यादा है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर हाई फ्लक्चुएटिंग है। मतलब कि यहां की जो पॉपुलेशन है वो फ्लक्चुएशन ज्यादा है, हाईली फ्लक्चुएटिंग। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि भरोसा नहीं है ना, कभी कोई पैदा हो जा रहा है। पैदा मतलब कि चलो, ये भरोसा का मतलब क्या है? कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स तो है नहीं वहां पर। तो कोई भी कभी भी जब भी कुछ भी हो रहा है भाई, बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, साल साल भर में एक एक बच्चे हो जा रहे हैं तुरंत। अब डेथ रेट का कोई भरोसा नहीं है, कोई कभी भी किसी भी बीमारी से मर जा रहा है यार, तो उसके लिए क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है अपने को, इसीलिए ये भी प्रॉब्लम है। तो यहां पर हम लोग इस चीज को देखते हैं। स्टेज 2 जो है हमारा, स्टेज 2 बेसिकली हमारे लिए डेवलपिंग कंट्रीज को डिनोट करता है। डेवलपिंग कंट्रीज को, ये वो दौर है जब तुम धीरे धीरे अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर ध्यान देते हो, और एक टाइम के बाद तुम्हारा जो बर्थ रेट है वो कम होने लगता है। बर्थ रेट क्यों कम हो रहा है भाई? बर्थ रेट इसलिए कम हो रहा है क्योंकि यार लोग अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे।
कि यार ज़्यादा बच्चे नहीं अच्छे भाई, बच्चे 2 ही अच्छे, अब धीरे धीरे 1 पर आ जाएंगे, फिर चाइना की एकदम 1 चाइल्ड पॉलिसी के बाद में हम लोग बोलेंगे भैया हमें क्या बनना है, डिंक्स बनना है, डिंक डिंक कपल का मतलब क्या है, डबल इनकम नो किड्स। हाँ अरे बहुत ही रिसेंट है भैया, ये सब डिंक बन रहे हैं, वो डिंक बन रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, पॉपुलेशन ना के बराबर पहुंच जाएगी और डेथ रेट भी जो है वो भी कम होगा। क्यों? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, साइंटिफिक एडवांसमेंट, हम लोग वैक्सीनेशन और बीमारियों के इलाज के लिए अलग अलग, कैंसर की बीमारी का इलाज, सब चीज बीमारियों का इलाज हम ले आए। तो एवरेज एज 19, 30, 35, 40 तक अगर देखोगे तो इंडिया का एवरेज एज जो था वो मुश्किल से 35-40 साल हुआ करता था। आज के टाइम पर 80 साल के आसपास है, 70 to 80 ईयर्स है। तो ये जो 70-80 साल, लोग 35 साल की उम्र में चले बस जाते थे, मतलब निकल लेते थे ऊपर। हाँ अब उस टाइम पर फ्रीडम मूवमेंट वगैरह थी इसलिए भी, लेकिन आज के टाइम पर क्या है भाई, आज की कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि स्टेज 2 डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है और स्टेज 3 जो है, स्टेज 3 इज द फ्यूचर डेवलप्ड कंट्री। क्यों? क्योंकि यहां पर तुम देखोगे ना तो तुम्हें क्या मिलेगा, लेस फ्लक्चुएशंस मिलेंगे। भाई देखो डेथ रेट भी कांस्टेंट, सबको पता है कि यार सारी बीमारियों का इलाज हमने काबू कर लिया है, डेथ रेट अपने कांस्टेंट रेट पर चल रहा होगा। बर्थ रेट भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से साइंटिफिकली डिजाइन कर रखा है कि 1 चाइल्ड पॉलिसी है, या फिर जिनको पता है कि हाँ भाई एक ही होगा, 2 हो गए, जो भी होगा बिल्कुल फिक्स कांस्टेंट, ये भी चलता रहेगा। ये क्या है, हमारे लिए फ्यूचर डेवलप्ड कंट्री की बात है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, और यहां पर साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये सब बहुत अच्छे तरीके से काम में आता है। अच्छा, अब यहां पर मैं तुम्हें बस एक चीज और बता देता हूं कि जो ये माइग्रेशन का ट्रेंड था, ये रूरल से अर्बन ये सब हो तो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा कहां होता है पता है तुम्हें? रूरल टू रूरल। कहां क्यों होता है भैया? तुम चौंक जाओगे। मैरिज के बाद लड़कियां एक गांव से, अरे अपने गांव के सभी लोग भाई होते हैं, तो भाई से शादी थोड़ी ना होगी। हाँ गांव, हाँ बुरा मत मानना इस बात का, ये तो गांव का उसूल है भाई साहब, कि अपने गांव के जितने लड़के हैं सब भाई हैं। दूसरे गांव में शादी होगी, अपने गांव में शादी बहुत ही कम होती है। तो दूसरे गांव में जाएंगे तो रूरल टू रूरल माइग्रेशन ही तो होगा लड़कियों का। तो इसीलिए ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। अब कंट्रोल मेजर्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह इन सब के बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। बस हमें क्या है, अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारी आनी चाहिए, जैसे कि जननी सुरक्षा योजना है, जैसे चाइल्ड में जो डेथ रेट है ना, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो काफी हद तक हम कम कर सके, और हम कम कर भी रहे हैं। हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी ये सारी बातें शामिल हैं। तो यही सारा पूरा चैप्टर था। आई होप कि आपको चैप्टर पढ़ के तो मजा ही आया होगा। ऑलमोस्ट इतनी ही बातें थी आज के इस चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। नीचे कमेंट्स करके बता देना जरूर से, ठीक है? चलो बाय।